नाम मिटाने से कुछ नहीं होगा। जब वहां पे पत्थर लगा होगा फिर वो पत्थर भी तोड़ना पड़ेगा। इसका शिलान्यास उन्होंने किया था, इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। और फिर ये जो नौबत अगर आपने आज कर दी तो कल को जब आपकी सरकारें चली जाएगी तो आपने जहां जहां पत्थर लगाया होगा वो उखाड़ उखाड़ के लोग फेंक देंगे। तो ये परंपरा भी गलत है। फिर आपको बुरा लगेगा कि क्या किए जा रहे हैं। अगर आप शाहजहां को मिटाना चाहते हैं तो शाहजहां नाम तो मिट जाएगा सड़क से, लेकिन लाल किलों को ध्वस्त करना पड़ेगा आपको। आपको आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी को ध्वस्त करना पड़ेगा अकबर का नाम हटाना है तो जो चीजें लिगेसी में बन जाती है। नेहरू ने के टाइम में देखिए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता था यंग साइंटिस्टों को। इंडिया में पिछले दिनों में खबर पड़ रहा था कि 2 सालों से अवार्ड ही नहीं दिया जा रहा है। जमाना है, टीवी चैनल वाले उनको दिखा भी रहे होंगे कि वो स्नेक कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया दिखाना है तो उन वैज्ञानिकों को दिखाओ जिन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से ये आपने सफलता पाई है। दावे किए कि हमने ये दुनिया को वैक्सीन दिया, हमने वो दिया वो दिया। आप ये बताइए कि क्या वो जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो डेवलप हुआ वो क्या वो उन संस्थाओं ने कर दिया जो तो 2021 और 20 में बने थे। वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर चाहे प्राइवेट सेक्टर ने भी वैक्सीन डेवलपमेंट में काम किया, लेकिन उनके साइंटिस्ट कहां से आए थे? उनके साइंटिस्ट भी नेहरू के बनाए हुए संस्थानों से पढ़ के निकले हैं, जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में नाम कमा रहे हैं। ये तो हिस्ट्री की किताबों में लिखित है। ये 2014 में इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। 2014 में जाके ये जितने भी आपके न्यूक्लियर सेंटर हैं और रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना नहीं हुई थी। ये सारे स्थापना 1960 और 70 के दशक में ही हो चुकी थी। ये सारी स्थापना CSIR जैसी संस्थाओं को जिसको नेहरू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, उसकी स्थापना आज 2014 के बाद नहीं हुई थी। शांति स्वरूप जैसे भटनागर जैसे साइंटिस्ट जिनके नाम पे आज आप अवार्ड देते रहे हैं, वो नेहरू के ही छत्र छाया में आगे बढ़े। पुष्पक विमान पर चढ़ने वाले या उसकी कल्पना करने वाले, मानव शरीर में सर्जरी कर हाथी का सिर लगाने की कल्पना करने वाले, भाषण देने वाले लोग कि हमारे यहाँ सर्जरी बहुत हो चुकी थी पहले, इस तरह के विज्ञान की खोज हो चुकी थी, और ये कहने वाले कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ उस देश में, वह भी आज ताली बजा रहे थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। थैंक यू मिस्टर नेहरू। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज चर्चा इसी विषय पर कि जो लोग कह रहे थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या चंद्रयान 3 पिछले 10 साल की देन है कि इसके पहले पूरा इतिहास है? अम्बेडकर, नेहरू दोनों एक मॉडर्न विचार के मानने वाले लोग थे। दोनों इस बात से सहमत थे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डैम बनने चाहिए और तमाम ये सब बातें मानने वाले थे। इंदिरा गांधी ने उस लिगेसी को आगे बढ़ाया और उस लिगेसी को फिर राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया। कंप्यूटर रेवोल्यूशन के जनक रहे राजीव गांधी। तब भी लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ 70 साल में। तो ये जो ऊपर आज उड़ाया है आपने चंद्रयान 3, वो 3 साल 10 साल की देन है, या भारत जो एक नया भारत, एक आधुनिक भारत निर्माण करने वाले लोगों की जो कल्पना थी, जो उनकी दूरदर्शिता थी, उसका देन। इस एपिसोड में बने रहिएगा और ये साइंटिफिक पूरे तरीके से पूरे हिस्ट्री पे चर्चा होगी। पूरा जो इसरो का इतिहास है, नेहरू का विजन क्या था, उस पर चर्चा होगी। और इसी के थ्रू जो राजलीला अभी चल रहा है कि ये इनका दर्शन है, काम करो तुम और फल खाएंगे हम। गीता के उपदेश से चलते हैं, कर्म की चिंता मत, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जा। दोस्तों, मैं उल्टा कहता हूँ, कर्म कर रहे हो तो सिर्फ फल की नहीं, पूरे पेड़ की चिंता करो, ताकि हर साल फल आपको मिले। संस्था बनाया नेहरू ने, और आज चंद्रयान 3 जब गया, वो लोग भी जो कह रहे थे कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, ताली बजा रहे थे। संजीव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, और इस पर उनका शोध भी है, जानते भी हैं, पूरा डिटेल्स जानते हैं। उनसे जानेंगे इसरो का इतिहास, और आज जो सफलतम, जो एक लैंडमार्क इंडियन हिस्ट्री में हुआ है, पूरे दुनिया के इतिहास में भी और भारत के इतिहास में भी, उसके मायने क्या है। संजीव जी, जी सर, स्वागत है नमस्कार। आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी, चलिए अब फ्लोर देखिए, आपका है, बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो साइंटिफिक विजन है और जो साइंटिफिक विजन रहा, उस पर कहीं कोई विवाद नहीं।
और सारी दुनिया ने उनको माना। उनके साइंटिफिक विजन का ही परिणाम था कि कभी अमेरिका तो कभी रूस तरह तरह के पाबंदी लगाने की कोशिश करते रहे कि ये इंडिपेंडेंट ना हो जाए साइंस के फील्ड में। और आप ये देखिए कि जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद ही नेहरू के दिमाग में स्पेस रिसर्च था। और स्पेस रिसर्च के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि वो उनका मानना था कृषि और शिक्षा दो क्षेत्र में अगर हम प्रगति करेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, और दोनों के लिए स्पेस रिसर्च बहुत जरूरी है। और इसी स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू ने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन किया था। और विक्रम साराभाई उस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, गुजरात से ही थे, ये भी हमें ध्यान रखने की बात है, गुजरात से थे, अंबालाल साराभाई के पुत्र थे। अंबालाल साराभाई एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बहन अनसुईया बेन गांधी जी की सहयोगी थी, और उनको इस पूरा स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया। और विक्रम साराभाई लंबे समय तक नेहरू के निर्देशों पर ये काम करते रहे। और आप देखिए कि नेहरू जी की मौत जब 1964 में हो जाती है तो उसके बाद शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। बहुत छोटे से काल के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल में भी विज्ञान को लेकर शास्त्री जी बहुत गंभीर थे। और उन्होंने बकायदा, पहले शास्त्री जी थे, शास्त्री जी भी नेहरू की लाइन पर चलने वाले थे, जो कहते थे कि हमें शांति के क्षेत्र में साइंस को डेवलप करना है, हम न्यूक्लियर बम के तरफ नहीं जाना चाहते हैं, और ना हम मिलिट्री नेशनलिज्म को डेवलप करना चाहते हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कर रहा था। और उसका हाल आज आप देख रहे हैं, मिलिट्री नेशनलिज्म का हाल देख रहे हैं, तबाह हो चुका है, और बिल चुकाने के और कर्ज भुगतान के पैसे नहीं थे। तो नेहरू का जो विजन था कि शांतिपूर्वक साइंस जिसके लेकर उन्होंने काम किया कि कम से कम कृषि क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो देश की गरीबी, भूखमरी, सारा कुछ दूर हो जाएगा। विक्रम साराभाई ने इसको आगे बढ़ाया, और शास्त्री जी ने दोनों चीज को पैरेलल रखा, स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी। होमी जहांगीर बाबा को उन्होंने कहा गो हेड, उससे पहले ही, लेकिन होमी जहांगीर बाबा को उसी दौरान डेथ भी हो गई, एक बम ब्लास्ट में डेथ हो गया, एक गाड़ी मतलब जिस प्लेन में जा रहे थे उसमें विस्फोट हो गया, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद विक्रम साराभाई ने दोनों सेंटरों को आगे बढ़ाया, दोनों रिसर्च प्रोग्राम को बढ़ाया आगे, न्यूक्लियर रिसर्च को भी बढ़ाया, स्पेस प्रोग्राम को बढ़ाया। और नेहरू जी की पुत्री भी नेहरू जी की तरह ही साइंटिफिक थी, इनको साइंस में बहुत ज्यादा विश्वास था। और उनकी पुत्री ने इनफैक्ट 1969 में स्थापित इसरो को किया, जो रिसर्च का जो कमेटी इंदिरा गांधी ने, जो नेहरू जी ने बनाया था, उसको इंदिरा जी ने आगे इसरो की स्थापना करी। और आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि आप चंद्रयान 3 जो है आपका मून पे लैंडिंग किया है। और कोई भी संस्थान देश का, एक चीज मान के चलिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वो 5 साल 10 साल में नहीं बनता, बनने में 100 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का हिस्ट्री देखिए तो कहते हैं कि 300-400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियां हो सकती है, और आज वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे हैं। तो अगर कोई ये कहे कि 3 साल और 4 साल में हमने ये कर दिया, हमने चंद्रयान को पहुंचा दिया, तो चलिए वो तो उनकी अपनी मानसिक स्थिति है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम नेहरू के साइंटिफिक अप्रोच पे जो लोग आज नहीं जानते हैं कि नेहरू कितने बड़े साइंटिफिक थे, उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, और नेहरू के साइंटिफिक विजन और साइंस को लेकर जो नेहरू ने विचार रखा है उसको देखना चाहिए कि नेहरू किस तरीके से साइंस के क्षेत्र में देख रहे थे, किस तरह से उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी, किस तरह से उन्होंने भाखड़ा जैसे डैम बनाए, किस तरह से उन्होंने एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए, किस तरह से उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ बनाया, और किस तरह से ये इसरो स्पेस रिसर्च, जहां आज वर्तमान सरकार के कुछ मित्र नेहरू के दिए हुए फाउंडेशन और इंदिरा गांधी की बनाई हुई संस्थाओं में घुस के प्रॉफिट कमाने के लिए परेशान हैं, उनको, उनके लिए एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट मतलब कि सोचना चाहिए कि ये प्रॉफिट का जो अगर संस्थान है और जहां पे कुछ पूंजीपति मालिकान वहां से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो नेहरू की देन थी, और नेहरू ने उसको स्थापित किया था। तो मेरा ये कहना है कि आज का दिन वाकई में नेहरू का दिन है, आज का दिन वाकई में शास्त्री जी का दिन है, आज का दिन वाकई में इंदिरा गांधी का दिन है, जिन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच से इस देश को आगे बढ़ाया। संजीव जी,
प्रधानमंत्री जी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदल रहे हैं। नेहरू जी। से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, लेकिन दुनिया के इतिहास में इतिहास की किताबें तो लिखी हुई है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ नहीं, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मिलेगा, जी। अमेरिका में मिलेगा। उन्हीं के बनाए फाउंडेशन पे उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने जिसको एक फॉर्मल रूप दिया, उस पे चढ़ के जो है ना अ, झंडा फीता काट रहे हैं। कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों को 2014 में आजादी मिली। जी। नेहरू को नाम मिटा दें तो इसरो पे क्या बुलडोजर चलाएंगे? जब इसरो का नाम आएगा तो नेहरू जी का नाम आएगा। आज हम नेहरू को याद कर रहे हैं, इसलिए ही याद कर रहे हैं ना कि इसरो के लेकर उन्होंने एक फाउंडेशन रख दिया था। अगर जी। आप आज एटॉमिक रिसर्च को लेकर तमाम बातों पे तमाम रिसर्च सेंटरों को याद करते हैं तो नेहरू जी को याद करेंगे ही करेंगे, शास्त्री जी को याद करेंगे ही करेंगे, इंदिरा गांधी को याद करेंगे ही करेंगे। ये तो हिस्ट्री की किताबों में लिखित है। ये 2014 में इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। 2014 में जाके ये जितने भी आपके न्यूक्लियर सेंटर हैं और रिसर्च सेंटर हैं उसकी स्थापना नहीं हुई थी। ये सारे स्थापना 1960 और 70 के दशक में ही हो चुकी थी। ये सारी स्थापना CSIR जैसी संस्थाओं को जिसको नेहरू जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, उसकी स्थापना आज 2014 के बाद नहीं हुई थी। शांति स्वरूप जैसे भटनागर जैसे साइंटिस्ट जिनके नाम पे आज आप अवार्ड देते रहे हैं, वो नेहरू के ही छत्र छाया में आगे बढ़े। नेहरू ने उनको खुली छूट दी कि आप साइंस के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। बाहर से साइंटिस्टों को लेकर नेहरू जी आए इस देश के अंदर कि आप आइए, देश आजाद हुआ है, देश जो है आज की तरह ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है कि यहाँ के साइंटिस्ट जो हैं अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में और रिसर्च सेंटरों में नियुक्ति नहीं मिलती क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं होती। वो उनको क्योंकि इस समय योग्यता की मान्यता नहीं है और वो विदेश चले जाते हैं। और उस जमाने में विदेशों से लाए गए थे कई, आपको ऐसे साइंटिस्टों का उदाहरण मिल जाएगा जो विदेशों से लाए गए इस देश के अंदर और इस देश के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया। और ये नेहरू जी का पर्सनल प्रयास था कि उन्होंने विदेशों से वैज्ञानिकों को बुलाया इस देश के अंदर और कहा कि आप इस देश का आप विकास में योगदान दीजिए। आप ये देखिए कि कोविड के दौरान आपने इतने दावे किए कि हमने ये दुनिया को वैक्सीन दिया, हमने वो दिया। आप ये बताइए कि क्या वो जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो डेवलप हुआ वो क्या वो उन संस्थाओं ने कर दिया जो 2021 और 20 में बने थे? वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर चाहे प्राइवेट सेक्टर ने भी वैक्सीन डेवलपमेंट में काम किया, लेकिन उनके साइंटिस्ट कहां से आए थे? उनके साइंटिस्ट भी नेहरू के बनाए हुए संस्थानों से पढ़ के निकले हैं, जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में नाम कमा रहे हैं। वो भी IIT से पढ़ के या बड़े बड़े PGI और एम्स से पढ़ के जो साइंटिस्ट निकले हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जो पढ़ के साइंटिस्ट निकले हैं और दुनिया भर में काम किया, प्राइवेट सेक्टर में जाए चाहे वो जाए, उन्होंने सबकी पढ़ाई जो बेसिक एजुकेशन जो हुआ है वो नेहरू के बनाए हुए संस्थाओं से हुआ है, इंदिरा गांधी की बनाई हुई संस्थाओं से हुआ है। और वहां से जाकर उन्होंने आज दुनिया में कोविड का चाहे वैक्सीन को लेकर आप चाहे जितना नाम कमा रहे हो कि हमने पूरी दुनिया को कोविड दिया, चाहे आधार पूनावाले के कंपनियों आधार पूनावाले के ने कुछ वैक्सीन थोड़ी डेवलप किया, वो तो साइंटिस्टों ने डेवलप किया। उन साइंटिस्टों का बैकग्राउंड पता कीजिए, क्या वो 2014 के बाद बनाए हुए या 2010 के बाद, मैं ये सिर्फ भाजपा के कार्यकाल नहीं बताता, 2010 के बाद भी कमर्शलाइजेशन हुआ, बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटियां और बहुत दुकान खुल गई है, क्या वहां से पढ़े हुए साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोविड के वैक्सीन बना दिए? या और जो तमाम बड़े बड़े जो रिसर्च चल रहे हैं, क्या वहीं के पढ़े हुए वो साइंटिस्ट हैं जो जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो 20-20 लाख 10-10 लाख फीस ले रही हैं? आज भी आपको जो बेस्ट डॉक्टर कहाँ से मिलते हैं? जब आपको डॉक्टर का इलाज कराना होता है तो आप पूछते हो कहाँ का डॉक्टर पढ़ा हुआ है जी? तो एम्स का पढ़ा हुआ है। कहेगा यार फिर तो कोई खतरा नहीं है, हम इलाज करा लेते हैं। और आपको कोई कह देगा कि उस मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ है जी, वहां से पढ़ा हुआ है वो मेडिकल कॉलेज, कहेगा यार मरीज मर तो नहीं जाएगा। अरे भाई आप तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, इनके जितने भी देखभाल करने वाले डॉक्टर हैं वो कहाँ के पढ़े हुए हैं? नेहरू के बनाए हुए एम्स के पढ़े हुए होंगे, क्योंकि ये भी प्रेफर वही करेंगे, ये भी बोलेंगे कि यार वो एम्स वाले डॉक्टर को बुला के लाना, बाकी में भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या कर दे, पता चले कि कुछ और दवाई का इलाज दे दे। तो नेहरू के योगदान को मिटाने से कुछ नहीं होगा। सुषमा स्वराज भी जब इलाज करवाई थी तो एम्स में तो रिजर्वेशन वाले डॉक्टर भी हैं, वो भी इलाज करते हैं। हाँ ये मैं तो कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन वाले डॉक्टर, मैं एक मिनट में मैं इस पे भी एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं 5 ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, उसमें 3 या 4 दलित हैं, 2-3 MBC हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो बेस्ट डॉक्टर है PGI चंडीगढ़ में।
2 या 3 उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। बेस्ट एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है वो, बेस्ट वो लीवर के अच्छे डॉक्टर में से एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ जो पिछड़ी जाति से हैं। 2 मैं दलित जाति के डॉक्टरों को जानता हूँ जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, एरोलॉजी में काम कर रहे हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं। और मैं खुद अपने किसी को रेकमेंड करना होता है तो पर्सनली उन डॉक्टरों के पास रेकमेंड करता हूं। तो ये मिथक तो टोटली जो मिथक है वो पता नहीं कौन देता है, क्या देता है या जो है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये है कि ये मिथक जो है वो मिथक है, ये सच्चाई नहीं है, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। संजीव जी, आज तो साधु लोग भी कौन भस्म यज्ञ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सब हो जाएगा तो फिर वो नारियल वाले फोड़ के जो है ना वो कहा जाए कि ये साधु लोग यज्ञ किए थे इसलिए सफल हो गया। देखिए मेरा एक मानना है ना कि अल्टीमेट साइंस, देखिए हम उन साधु संतों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जितने भी लोग होते हैं वो किसी धर्म से संबंधित हो, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन फेथ का हो, तो कहीं ना कहीं वो एक बार अपने इष्ट पुरुष को, इष्ट देवता को याद करता है, लेकिन वो ढोंग नहीं करता। जो कर रहे होंगे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। डॉक्टर्स के पास भी आप इलाज कराने जाइए, जब सारा कुछ हो जाएगा, डॉक्टर जब हाथ खड़ा कर देता है तो कहता है यार अब तो भगवान ही आपको बचा सकता है। आप बहुत सारे मैंने साइंटिस्टों को भी देखा है, वो अपने कोई भी कार्यक्रम करने से पहले अपने फेथ के हिसाब से पूजा कर लेता है, लेकिन वो उसका ढोंग नहीं होता। वो अपना याद करके एक मानसिक शांति रख के कहता है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिले। और ये जो जितने लोग घूम रहे हैं सारे बेसिकली होते हैं ढोंगी। इनको अपना दुकान चलाना है, इनको कुछ नहीं है। साइंस का स्पेलिंग नहीं आता होगा, पूछ लीजिए साइंस का मतलब क्या है, साइंस का स्पेलिंग बता दो तो नहीं आएगा। विज्ञान लिखने के लिए कह दीजिएगा तो हो सकता है विज्ञान साइन ना कर पाए। हम ऐसे ऐसे कई साधु संतों को जानते हैं जिनको लिखना नहीं आता, विज्ञान नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो है ये तो चलिए, और ये जमाना है, टीवी चैनल वाले उनको दिखा भी रहे होंगे कि वो उसमें कौन सा याद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भैया दिखाना है तो उन वैज्ञानिकों को दिखाओ जिन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से ये आपने सफलता पाई है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि 4 साल से इस इसरो के सारे 16,000 वैज्ञानिक मेहनत कर रहे थे। अब ये मैंने पढ़ा अभी सोशल मीडिया पर, तो सारे 16,000 में तो सभी जाति धर्म समुदाय को होंगे, किसी एक के तो होंगे नहीं। डेफिनेटली। देखिए सभी जाति के समुदाय का तो एक ही मैं उदाहरण बताता हूं कि आज की बात छोड़िए, जब स्पेस रिसर्च आपका चल रहा था और न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अबुल कलाम उस समय थे, विक्रम साराभाई के साथ भी जुड़ गए थे। और 74 का जो आपका जो पोखरण में विस्फोट हुआ था तो अबुल कलाम थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। तो कास्ट के नाम पे तो आप बांट ही नहीं सकते किसी चीज को कि वो उसमें लोअर कास्ट नहीं होंगे, और लोअर कास्ट के लोग पढ़े नहीं है, जो जिनको आप समझते हैं कि अच्छा ये तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये सारे आंकड़े जारी हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये साइंटिस्ट भी है। मैं तो आपको अभी बताया भाई कि पीजीआई और एम्स में आप देखिए अच्छे अच्छे डॉक्टर आपको उस कम्युनिटी से मिलेंगे, जिसको आप मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार उससे इलाज थोड़ी कराना है, लेकिन आप जाके देखिए आप इलाज उनसे करा रहे हैं। मुस्लिम डॉक्टर वहां पे अच्छे अच्छे हैं जो इलाज कर रहे हैं, वहां पे दलित डॉक्टर हैं अच्छे अच्छे इलाज कर रहे हैं। ये तो जो एक तरह की जो प्रचारित किया जाता है, बात किया जाता है, या सैडिस्ट तरीके से लोग कुछ बोलते हैं तो इनका आप कोई इलाज नहीं कर सकते। इनका क्या है, इनका तो बस उसी में दिमाग लगाए रखें। इन पे तो दिमाग खपाना भी टाइम का खराबी है। एक और सवाल जहन में जो आ रहा है, और चूंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ तो पढ़ता हूँ, समझता हूँ। अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, और जवाहरलाल नेहरू पे मेरे अभी कोई अध्ययन नहीं है, मैं पढ़ूंगा। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से भी उन्होंने पढ़ाई करी है, और उनके डिग्री पे और मतलब कि उनके डिग्री पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। हाँ मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे कि वो पढ़े थे कैम्ब्रिज में, और उस समय काशी प्रसाद जायसवाल वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो पटना जब नेहरू जाते थे तो काशी प्रसाद जायसवाल की कार में वो घूमते थे। पटना जब जाते थे, काशी प्रसाद जायसवाल की महंगी गाड़ी होती थी उस समय, आजादी से पहले वो बात कह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो विदेश से पढ़ के आए थे, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, और तमाम ऐसे लोग हों, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ भारत को बनाने में सब लोग लगे रहे। वैचारिक भिन्नता रही, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन मोदी जी जो है ना, अब डिग्री भी कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, लेकिन वो भी बड़ा कंट्रोवर्सी है। क्या उस इंटेलेक्चुअल लिगेसी को मिटाने के लिए ही सब कुछ जो है, मतलब भेड़ फेर तहस नहस, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये हो रहा? देखिए मेरा ये कहना है कि
जब आप या तो लाइन लंबी खींच दीजिए, अगर आपके पास समय है तो लाइन लंबी खींचिए। लाइन लंबी खींचने में अगर आप विफल रहते हैं तो फिर आप इसी तरह का प्रयास करते हैं कि उनकी लेगेसी को मिटा दें। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि उनकी लेगेसी को मिटाना इतना आसान नहीं है। उनकी लेगेसी को मिटाने के लिए फिर वो सारे कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंगों पे आपको बुलडोजर चलाना होगा। अगर आप शाहजहां को मिटाना चाहते हैं तो शाहजहां नाम तो मिट जाएगा सड़क से, लेकिन लाल किले को ध्वस्त करना पड़ेगा आपको। आपको आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी को ध्वस्त करना पड़ेगा अकबर का नाम हटाना है तो जो चीजें लिगेसी में बन जाती है। नेहरू ने के टाइम में अब देखिए कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता था यंग साइंटिस्टों को। इंडिया में पिछले दिनों में खबर पड़ रहा था कि 2 सालों से अवार्ड ही नहीं दिया जा रहा है यंग साइंटिस्टों को। तो मैं समझ रहा हूं कि नेहरू और वर्तमान सरकार के साइंटिफिक अप्रोच में कितना फर्क है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 4 दिन पहले की कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो यंग साइंटिस्टों को दिया जाता था वो दिया नहीं जा रहा है 2 सालों से। सरकार कहती है, सरकार से जब ये पूछा गया कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, ये तो साइंस के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को अवार्ड दिया जाता रहा है लंबे समय से। तो सरकार का तर्क था कि इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे रेशनलाइज कर रहे हैं। क्या एनसीईआरटी की सिलेबस की तरह ही रेशनलाइज कर रहे हैं कि बीच से कुछ चीज ही निकाल दो? इनके रेशनलाइजेशन का भी मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से रेशनलाइज करते हैं किसी चीज को। तो मेरा ये कहना है कि जब वैज्ञानिक अप्रोच, अब देखिए एक चीज और है, नेहरू के जमाना था, उस समय सूचनाओं में ठीक है मतलब देर से पहुंचती थी सूचनाएं। ठीक है, आज के डेट में फेक सूचनाएं भी पहुंचती है, लेकिन उस पर क्रॉस चेक भी हो जाता है। सूचनाएं बहुत तेज पहुंचती है। अभी चंद्रयान के साथ ही नेहरू भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो नेहरू के मिटाने से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री म्यूजियम रख दीजिए नाम, नेहरू म्यूजियम का नाम बदल के, क्या हो जाएगा? नेहरू फिर आज देश में याद किए जा रहे हैं चंद्रयान के लैंडिंग के साथ ही। हम और आप भी याद कर रहे हैं चंद्रयान के लैंडिंग के साथ ही नेहरू को, और भी देश में लोग याद कर रहे हैं, तो मिटा दीजिए। तो ऐसे ऐसे जितने भी नाम मिटाने से कुछ नहीं होगा। जब वहां पे पत्थर लगा होगा फिर वो पत्थर भी तोड़ना पड़ेगा। इसका शिलान्यास उन्होंने किया था, इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। और फिर ये जो नौबत अगर आपने आज कर दी तो कल को जब आपकी सरकारें चली जाएगी तो आपने जहां जहां पत्थर लगाया होगा वो उखाड़ उखाड़ के लोग फेंक देंगे। तो ये परंपरा भी गलत है। फिर आपको बुरा लगेगा कि क्या किए जा रहे हैं, हमारा पत्थर फेंक रहे हैं, हमारा वो उखाड़ रहे हैं, शिलान्यास पत्थर फेंक रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस टेंडेंसी को खत्म करना चाहिए। नेहरू ने इस देश को योगदान जो दिया है उसको खुले दिल से नेहरू जी के योगदान को मोदी जी स्वीकार करें। अटल बिहारी वाजपेयी का दिल खुला था, वो स्वीकार करते थे, वो भाषणों में बोलते थे कि ये कुछ 4 सालों का काम नहीं है। 1-2 बार पार्लियामेंट के जो भाषण उन्होंने दिए हैं उन्होंने बोला है कि ये जो 50 साल 60 साल में जो काम हुआ है उसका ये सारा कुछ रिजल्ट आ रहा है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी अपने जो लिगेसी है अटल बिहारी वाजपेयी के जो सोच है उसको भी अपनाने को तैयार नहीं है। और वो सीधा कि नेहरू हटा दो, नेहरू हटा दो, नेहरू हटा दो। नेहरू को भाई कहाँ सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब सुषमा स्वराज तो मंत्री रही हैं इंदिरा जी के साथ। जी, ये तो इंदिरा जी के साथ अटल तो बिहारी विरोध। वाजपेयी जी का तो आपको पता ही है कि इलाज जब होना था विदेश में तो राजीव गांधी ने अटल जी का नाम डाला था एक कोई प्रतिनिधि मंडल में, ताकि उनका खर्चा सारा सरकार उठा ले। बच जाए। और हाँ। सरकार ये कई बार अखबारों में रिपोर्ट हुआ है। और सुषमा स्वराज बेसिकली सोशलिस्ट लीनिंग से आई थी, इधर बीजेपी में आ गई थी। सुषमा स्वराज भी जो थी तार्किक बातें रखती थी, अरुण जेटली भी तार्किक बातें रखते थे। वर्तमान नेतृत्व इन तर्कों से बहुत दूर है, मेरा ये मानना है। और वो उनको पता नहीं, नेहरू रात में सपने में भी आते रहते हैं, इंदिरा गांधी भी सपने में आते रहते हैं। अब देखिए क्या है, अब क्या, लेकिन कहाँ कहाँ इनसे पीछा छुड़ाइएगा। पीछे बांग्लादेश में कार्यक्रम था, साल भर पहले ही शायद कार्यक्रम था बांग्लादेश में। बांग्लादेश की आजादी 71 की आजादी के बाद वो 50वां साल मना रहे थे। तो अब मना रहे थे तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे इंदिरा गांधी की तस्वीर थी, क्योंकि आजादी तो इंदिरा गांधी ने दिलवाई थी पूरी दुनिया से लड़के। अमेरिका भी नाराज था। प्रधानमंत्री जी गए और उनके साथ 1971 की जंग में जिन्होंने योगदान दिया था, फौज के जो हमारे जो ऑफिसर्स थे उनका भी सम्मान किया गया था बांग्लादेश में, वो भी थे उस कार्यक्रमों में। तो उस कार्यक्रमों में जो फौज के जो ऑफिसर के थे, जो 70-80 साल के हैं, 75 साल के जो जिंदा हैं फौज के ऑफिसर, वो इंदिरा गांधी को देख के बहुत गर्वित हो रहे थे। वहां पे इंदिरा गांधी के जो फोटो लगाया गया था वहां पे कार्यक्रम के दौरान 71 के बार के जो याद में जो कार्यक्रम हो रहा था बांग्लादेश की जो
गवर्नमेंट जो कर रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी परेशान थे इंदिरा गांधी का, लेकिन वहां पे इंदिरा गांधी का फोटो आप कैसे हटा दोगे भाई? 71 की लड़ाई इंदिरा गांधी ने लड़ी है, तो आप कैसे हटा दोगे? आप उसको कैसे हटा दोगे? इंदिरा गांधी को जगजीवन राम फोटो में से डिफेंस कैसे हटा मिनिस्टर दोगे? थे। जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम, तो जगजीवन राम का नाम आप कैसे हटा दोगे? आप बताइए कि रक्षा मंत्री कौन थे उस समय? सैन्य अब कमांड किसके पास था? बॉर्डर पे चले गए थे धोती उती फिर पहने हुए। तो ये चीजों के इतिहास के पन्ने से आप कैसे हटा सकते हो? इंदिरा गांधी का योगदान हो चाहे जगजीवन राम जी का योगदान हो, उसको इतिहास के पन्नों से आप कैसे हटा सकते हो? ये तो इतिहास ठीक है, जहां पे गए थे अगर वहां पे कोई पत्थर लगा होगा वो हटा दीजिएगा, लेकिन किताब में तो आएगा ही। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा थे, वहां पे बॉर्डर संभाले हुए थे, उन्होंने रिजाइन सरेंडर करवाया था पीछे जो नियाजी से। तो पीछे क्या हुआ कि पाकिस्तान का कुछ झगड़ा हो गया तालिबान के लोगों से, अफगान तालिबान के लोगों से, वहां पे बॉर्डर पे गोलियां गालियां चल गई और कुछ अफगान तालिबान के लोग मारे गए, कुछ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, और पाकिस्तानियों से तू मैं हुई। तो तालिबान का जो मेन जो इनका जो स्पोक्स पर्सन था, उसने एक वीडियो एक फोटो जारी किया, कहा कि ऐसा है कोई गलतफहमी में न रहना, 71 वाला हाल करेंगे। और उस फोटो में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जो पाकिस्तान के जो उस समय जो उस एरिया को हेड कर रहे थे अब्दुल्ला खान नियाजी, उनका फोटो उसने साथ में जारी करके ट्वीट कर दिया। तो बात ये इतिहास के पन्नों में होता है कि इंदिरा गांधी का चेहरा कैसे मिटा दोगे आप? नेहरू जी का चेहरा कैसे हटा दोगे? हाँ, नेहरू जी को गाली दे दोगे 62 में हार गए, कश्मीर में नेहरू जी डर गए। अरे भाई, कश्मीर में 1948 में जो कुछ हुआ, अगर नेहरू उस समय फुल टाइम वार में आ जाते तो आज देश का हालात आपका वही होता, सारे रिसोर्स आपके वार में लगते और देश का हालात वही होते जो आज पाकिस्तान के हो रहे हैं। भीख मांगता फिर रहा है पूरी दुनिया में कि पैसे दे दो पैसे दे दो, मिलिट्री नेशनलिज्म के कारण। नेहरू का विजन ही नहीं था कि युद्ध करो। नेहरू शांति और सहयोग से चलना चाहते थे। चीन के युद्ध में उनके साथ धोखा हुआ, नेहरू को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से धोखा मिलेगा, क्योंकि चीन भी उस समय बहुत पीछे था, बहुत हालत खराब थी, उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी। उनको उम्मीद था कि जो मैं सोचता हूं शायद वही माओ सोचते होंगे, लेकिन चाइना के अंदर ऐसा डोमेस्टिक पोजीशन खराब थी कि माओ ने इन्वेट कर दिया इंडिया को। तो माओ के जो सोच, जो नेहरू तो ये सोचते थे कि माओ की सोच में वही होगी जो हमारी सोच होगी, क्योंकि उस समय कम्युनिस्ट आए थे चीन पे, उनको चीन बहुत गरीब देश था, उनको लगता था कि चीन भी वैसे ही विकसित करने के लिए, अपने इंटरनल सिचुएशन को ठीक करने के लिए और मजबूती से अपने आर्थिक विकास करेगा। वहां पढ़े वहां पे कम से कम 12-13 लाख लोगों को उस समय मौत हो गई थी भूख से चीन के दौरान, जब भारत के बाहर से पहले वहां पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो। तो नेहरू को तो ये उम्मीद थी कि वहां पे कम से कम चाइना डेवलपमेंट करेगा। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, चंद्रयान पे बात हो रही है, आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपसे जी। एक इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल, एक फैंटेसी की दुनिया में ले जा रहा हूँ जी कि अब चंद्रमा पे जाने की बारी है। यहाँ से घूमने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं, मसूरी जाते हैं, ऊटी जाते हैं, तो चंद्रमा पे जाने की बारी होगी। पहले कौन जाएगा? वर्ण व्यवस्था लागू होगा, नहीं नंबर नहीं एक। नहीं नंबर दो, नहीं, एक मिनट चलिए, अब ऐसे मत बोलिए, अंदर से जातीय अहंकार मत निकालिए। और ऊपर जब चले जाएंगे, बस्तियां बस जाएंगी भारतीयों की, तो वहां भी पूछेंगे कि कौन जातो भाई, नल का अलग अलग होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद जाना चाहिए सबसे पहले, पिछड़ी जाति से है। मेरा ये मानना है कि ऐसे जगहों पे अब वो कहने के लिए तो नहीं है ना कि प्रधानमंत्री खुद जा सकते हैं। और देखिए, दो चीजें हैं, ज्यादा एडवेंचर भी नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों को। ये जो वेस्ट में हो रहा है, आपको याद होगा पीछे कि अभी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए संजीव जी, कि अगर वहां जाना हुआ तो सबसे पहले ब्राह्मण जाएगा। देखिए, ये तो सरकार ने, मोदी जी ने फैसला लेना है। देखिए, वो इसरो ने भेजना है, तो अगर मोदी जी उनके प्रभाव में होंगे तो ब्राह्मण को भेजेंगे, और अगर वो पिछड़े प्रभाव में होंगे तो किसी पिछड़े को भेजेंगे। न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया। हाँ, ये निश्चित रूप से ये मतलब कि प्रेसिडेंट ही नहीं, हमें लगता है कि शायद उस दिन वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बुलाए गए थे जब उद्घाटन हो रहा था। तो लेकिन तो प्रेसिडेंट एक तो जाट है, एक जाट है, ट्राइबल है, जाट और ट्राइबल है, ट्राइबल है, और प्रेसिडेंट को नहीं बुलाने का मतलब, लेकिन मुझे लगता है सर कि इसमें बहुत ज्यादा जातीय माइंडसेट काम नहीं कर रहा है कि प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया। मुझे जहां तक लगता है कि प्रेसिडेंट को बुलाए जाने से हमको लगता है कि
जो कवरेज है या जो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है उसमें प्रेसिडेंट भी बीच में क्रेडिट प्रेसिडेंट को भी ना मिल जाए, तो इसलिए शायद उनको ना बुलाया गया। तो इसलिए सिर्फ स्पीकर थे और हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी थे जब उद्घाटन हो रहा था, जहां तक मुझे चलिए लगता है। उसमें संजीव जी महिलाओं का भी दोयम दर्जा है हाँ, महिलाओं धर्मशास्त्रों का में। भी एक आप कह सकते हैं, वो एंगल हाँ भी ले सकते हैं कि महिला जी राष्ट्रपति है तो उनको बुलाया जी, जाना चाहिए था। लेकिन कुल देखिए, मिला लेकिन मिलाकर दो चीजें हैं, जी। लेकिन दो चीजें हैं ना, देखिए कई कई परंपराएं तोड़ी जा रही है ना राष्ट्रपति महोदय को लेकर। अगर आप देखा जाए तो कई जगह प्राइम मिनिस्टर साहब आगे होते हैं, राष्ट्रपति पीछे होते हैं। कोविंद साहब भी पीछे होते थे, और जो अभी जो हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी कई जगह मैं देखता हूँ पीछे है। और बेसिकली ये राष्ट्रपति की गरिमा पे आप चोट कर रहे हैं। आप द्रौपदी मुर्मू या रामनाथ कोविंद का अपमान सिर्फ नहीं कर रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह के टाइम में जब राष्ट्रपति बनी थी तो थोड़ा सा इंदिरा गांधी से वो थोड़ा घबराते थे, तो थोड़ा सा कालीन से शायद उतर गए थे या पीछे हो गए थे। इंदिरा गांधी ने फटाफट उनको आगे किया, कहा अरे आप बिल्कुल गृह मंत्री या हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हो, आप भारत के राष्ट्रपति हो, आप आगे चलिए। फर्स्ट में ये 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 इंदिरा गांधी का एक दिल था। हमारे जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो तो कई कार्यक्रमों में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पीछे रहते हैं, राष्ट्रपति पीछे चल रहे होते हैं। नमस्ते करते रहते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये मेरा तो कहना है कि ये उनका अपमान नहीं है व्यक्तिगत रूप से, ये राष्ट्रपति के पद का भी साथ में अपमान है। चलिए कंक्लूड करते हैं संजीव जी। एक कहावत है बिहार में और हिंदी पट्टी में, अधजल गगरी छलकत जाए। अगर वाकई ईमानदार पॉलिटिशियन है तो मोदी जी को आज मन से नहीं दिल से कहना चाहिए था, शुक्रिया मिस्टर नेहरू, शुक्रिया मिसेस गांधी। दोस्तों संजीव जी हैं और इतना शोध करके आते हैं कि लगातार अभी बात करूं तो 1 घंटे चंद्रयान और इसरो पे ही बात कर सकता हूं, लेकिन पूरा वीडियो सुनिए, उसका जो मर्म है, दर्शन है, उसको हमने समझने की कोशिश की है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड। शुक्रिया संजीव जी। नमस्कार।